दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी कहानी में। मेरी आरुषि। आज इस कहानी का आखिरी भाग है। आज इसमें आपको आरुषि की आत्महत्या या हत्या का आखिरी और सबसे अहम रहस्य पता चलेगा, तो ध्यान से सुनिए। आरुषि की मौत का सच इस तरह से सामने आएगा, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अभिजीत और सुपर्णा ने अपना गुनाह पुलिस के आगे कबूल कर लिया था। कमरे में उजाला होते ही सबकी नज़र सामने खड़ी हुई रानी माँ पर गई। उनके पीछे पुलिस इंस्पेक्टर के साथ साथ कुछ और भी पुलिस वाले खड़े हुए दिखे। रानी माँ के बगल में खड़े अभिजीत के पिताजी ने सिर झुका रखा था और वहीं पर खड़े थे। उन सभी को यूँ अचानक अपने सामने देखकर अभिजीत बुरी तरह घबरा उठा। उसने पहले पलटकर मोहन और फिर वकील साहब को घूर कर देखा। रानी माँ की आवाज़ अब ज़ोर से गूंजी, मोहन और वकील साहब की तरफ मत देखो अभिजीत, वे आज भी मेरे लिए ही काम करते हैं, समझे? वे बस तुम्हारे साथ होने का केवल नाटक कर रहे थे। कुछ लोग और कुछ रिश्ते आज भी इस दुनिया में बिकाऊ नहीं हैं, समझे? यह सब कैसे? पर वह साया आरुषि अभिजीत लगातार बड़बड़ाता हुआ नीचे चुपचाप बैठ गया। अमितेश की तरफ इशारा करते हुए रानी माँ बोली, मैं शर्त जीत गई अमितेश। देख लो, तुम्हें लग रहा था ना कि अभिजीत जैसा पढ़ा लिखा लड़का भूत प्रेत के बुलावे में नहीं आएगा, पर मैंने जो कहा था वही सही निकला, क्योंकि मैं जानती थी कि अभिजीत जैसे लोग कानून से भले ना डरें, पर अपने पाप को अपने सामने जिंदा होते देखकर असल में ज़रूर डर जाएंगे। अनुपमा ने हैरत में भरकर पहले रानी माँ और फिर अमितेश को ध्यान से देखा। यह बात अब साफ हो गई थी कि अमितेश इस सब के बारे में पहले से सब कुछ जानता है। वह बोली, नानी माँ, आपने मुझे अंधेरे में क्यों रखा? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम पर पहले से ही बहुत प्रेशर था बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताती ये सब? तुम तो पहले ही काफ़ी परेशान थी। रानी माँ ने आगे बढ़कर अनुपमा को अपने गले लगा लिया। अनुपमा ने पूछा, लेकिन अभिजीत आपको क्यों मारना चाहता था? रानी माँ के होठों पर भेद भरी मुस्कान खेल गई और वे बोली, इसका जवाब अभिजीत अब सबके सामने खुद ही देगा। अभिजीत जवाब देने में आनाकानी ज़रूर करता, लेकिन अपने पीछे खड़े हुए तगड़े कांस्टेबल के डर से उसने जल्दी से जल्द बोलना शुरू कर दिया। वह बोला, अपने पापा के दबाव में आकर मुझे पिछली छुट्टियां यहाँ आपके होमस्टे में ज़बरदस्ती बितानी पड़ी। वे चाहते थे कि मैं अनुपमा से मिलूं और मैं मिला भी, और 2-4 डेट्स के बाद मैं उसे अपने बातों में फंसा लूं। और जैसे ही अनुपमा ने मुझे प्रपोज़ कर दिया, याद है ना डार्लिंग? अभिजीत ने रुककर अनुपमा को देखा तो उसने गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। वह थोड़ा सहमा और फिर बोला शुरू किया, इतना तो आप सभी मानेंगे, आई एम क्वाइट चार्मिंग। तभी तो बेटी के साथ साथ माँ भी मुझे फ्री में मिल गई, एक पैकेज डील की तरह। मुझे भला अब क्या प्रॉब्लम होती? अनुपमा के साथ शादी तय हो जाने के कारण अब मेरे पापा की नाराज़गी भी धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। मुझे अनुपमा के साथ साथ अपना फ्यूचर अब बिल्कुल सेफ लगने लगा था, और सुपर्णा के साथ बिस्तर। वैसे भी सुपर्णा और मेरा एकदम ओपन रिलेशनशिप था। किसी को एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहिए था, कोई बंधन नहीं। प्रॉब्लम आरुषि के आने के बाद से शुरू हुई। शी वॉज अ बिच। पता नहीं कैसे, पर उसने मुझे पहचान लिया था। मैंने उसे अपने चाम से फंसाने की भी काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वह पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। कभी उसने मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तुम उसे समझने की कोशिश भी मत कर। तुम्हारे गंदे दिमाग में उसे समझ पाने की ताकत ही नहीं, बल्कि
अक्ल भी नहीं है। अनुपमा गुस्से में जैसे कांप उठी तो रानी माँ ने उसे धीरे से संभाला और कड़ी आवाज़ में बोली, ज़बान संभाल कर बोलो अभिजीत, क्या बोल रहे हो? ओके ओके सॉरी, अब आगे बोलूं या यहीं पर चुप हो जाऊं? जैसे आप सब लोग कहें, नाटक मत करो, आगे बोल। जब पुलिस वाले ने अभिजीत को डपटा तो उसने फिर से एक तोते के जैसे बोलना शुरू कर दिया। मैंने ही सुपर्णा के दिमाग में यह बात डाली कि आरुषि मेरे प्यार में दीवानी हो गई है, लेकिन सच कहता हूँ वह हादसा मैंने प्लान बिल्कुल भी नहीं किया था। बस इस शादी के बारे में मैंने ज़रूर प्लान किया था और इस शादी का टूटना मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने आरुषि को बचाने की कोई भी कोशिश नहीं की। और रानी माँ, उन्हें मारने का प्लान तुमने क्यों बनाया था? पुलिस इंस्पेक्टर ने फिर से पूछा। जी, लेकिन वह मेरी मजबूरी थी, प्लान मैंने ही बनाया था। मर्डर करने की कैसी मजबूरी भाई? वह भी कोई मजबूरी के लिए करता है क्या? ज़रा हम भी तो सुने। इंस्पेक्टर ने दोबारा उससे कहा, सर, उस हादसे के बारे में सब कुछ बदल गया। मैं तो ये चाहता ही नहीं था। शादी की डेट आगे बढ़ गई। अनुपमा भी अब पहले से गुमसुम रहने लगी। रानी माँ का व्यवहार भी मेरे साथ बिल्कुल रूखा हो गया था। तब तक मोहन को मैंने अपने साथ मिला लिया था ताकि मैं इस घर की हर एक चीज़ पर नज़र रख सकूं। वही मुझे यहाँ की सारी खबरें दिया करता था। मैं तब रानी माँ को डराने और फंसाने के नए नए मंसूबे बनाता था। फिर इन्हें मारने का भी ख्याल आया, पर जब मुझे इनकी बीमारी का पता चला तो मैंने वह आइडिया ड्रॉप कर दिया। मुझे लगा जब वो वैसे ही मरने वाली हैं तो मैं अपने हाथ भला मर्डर करके क्यों गंदे करूं। यही सोचकर मैं चुप हो गया। फिर प्लान दोबारा क्यों बनाया? बोल, जल्दी बता। अभिजीत के पीछे खड़े कांस्टेबल ने उसे ज़ोर से धक्का देते हुए कहा। उसके लिए मेरे पापा श्री जिम्मेदार हैं। अचानक से उन्हें मेरे खर्चों और लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम होने लगी थी, इसलिए उन्होंने मुझे जायदाद से बेदखल करने की धमकी तक दे डाली। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि रानी माँ को भी मेरी सारी हरकतों का पता लग गया है। अब हो न हो वे अनुपमा से मेरी शादी भी रुकवा सकती हैं। अब इससे पहले कि वे अनुपमा को कुछ बताती, मैंने मोहन के साथ उन्हें चुप करने का प्लान बना लिया। मैंने सोचा वे हमेशा के लिए चुप हो जाएं, ये सबके लिए सही होगा। महारानी के मरने के बाद छोटी रानी और राजकुमारी को संभालना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं था। वो मेरे बाएं हाथ का खेल था। मोहन ने ही वकील साहब को हमारे प्लान में शामिल होने के लिए अब राज़ी कर दिया था, पर अब पता चल रहा है कि मेरे साथ ही खेल हो गया। मैं उन्हें नहीं बल्कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे थे। मोहन ने उसका कॉलर पकड़ा और खींचकर रानी माँ के पास खड़ा कर दिया। रानी माँ उसकी आंखों में घूरते हुए गुस्से से बोली, मैंने उस रात तुम्हें टेरेस पर देख लिया था, समझे, लेकिन सुपर्णा को नहीं देख पाई थी। बस इतना पता चला कि कोई और भी वहाँ था। बस उस कोई और का राज जानने के लिए ही यह सारा नाटक करना पड़ा था, समझे। वाह, आप तो एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी अच्छी निकली। पूरा खेल आपने ही खेला है। अभिजीत ने चिढ़कर घूरकर उनकी तरफ देखा। थैंक्स, तुमसे ही सीखा यह सब। रानी माँ मुस्कुराई। मैं मोहन को पहचानने में धोखा खा गया। अभिजीत ने नीचे देखते हुए कहा। अब वह काफ़ी पछता रहा था। हाँ, क्योंकि दोस्ती, वफादारी, प्यार और सम्मान जैसे शब्द का अर्थ तुम जानते ही नहीं हो। मोहन मेरे कहने पर ही तुम्हारे साथ मिल गया था। जब तुम मोहन को अनुपमा के कमरे में वह खास पुतला लटकाने को कह गए थे, मैं तभी समझ गई थी कि तुम मुझे सबके सामने फंसाना चाहते हो, क्योंकि आखिर वे सब पुतले मेरे कहने पर ही बने थे।
इससे एक तरफ अनुपमा को डराने का दोष मुझ पर आ जाता तो दूसरी तरफ पुलिस वालों का शक भी पूरी तरह मुझ पर ही आ जाता। मेरे प्लान के लिए तुम्हारा मोहन पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो मोहन ने किया वह जो तुमने करने को कहा था, लेकिन उसने तुम्हें बताया वह जो मैंने उसे बताने के लिए कहा था। पुलिस तो मेरे साथ हमेशा से ही थी। और ये डेड बॉडी? अनुपमा ने पूछा। इसके लिए इंस्पेक्टर साहब को धन्यवाद करना होगा। पूरा इंतज़ाम इन्होंने ही किया है। हमने तो अपना काम किया है रानी माँ। तभी अनुपमा फिर बोली, रानी माँ, उस रात टेरेस पर मैंने और आपने दोनों ने ही अभिजीत को देखा था। उसके बाद जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करती चली गई। यह भी समझ में आ गया कि वकील अंकल, पुलिस और मोहन सब आपके साथ हैं, लेकिन इस सब में अमितेश का क्या रोल है? उसे सब कुछ कैसे पता है? इस बात का जवाब अमितेश ने दिया। मैं इस नाटक में मोहन की गलती की वजह से फंस गया, वरना मैं इसमें शामिल नहीं था। मतलब हुआ यूँ कि शिमला से लौटते हुए समय मैंने मोहन को रानी माँ की गाड़ी खाई में फेंकते हुए देख लिया था। जब मैंने गाड़ी से उतरकर मोहन से इसका कारण पूछा तो वह अचानक से सकपका गया। इसके बाद रानी माँ के पास मुझे अपने प्लान में शामिल करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रह गया था, इसलिए उन्हें मुझे सच्चाई से पहले ही अवगत कर दिया था। वैसे पहले प्लान कुछ और था, लेकिन जैसे ही मैंने सुपर्णा और अभिजीत को पहचाना और इस बारे में रानी माँ को बताया तो प्लान को पूरी तरह से बदल देना पड़ा था। वैसे रानी माँ अभिजीत के बारे में बिल्कुल सही थी। सुपर्णा के गिल्ट ने उसे सच बोलने पर आखिर मजबूर कर ही दिया और उसने सबके सामने सच कबूल कर लिया। लेकिन अभिजीत जैसे नीच लोगों की तो आत्मा ही नहीं होती। ऐसे लोगों से सच निकलवाने के लिए भूतों को ही ज़मीन पर आना पड़ता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, रानी माँ, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, अब हमें इन्हें लेकर निकले। बिल्कुल, आप तुरंत अपराधियों को लेकर यहाँ से तुरंत निकलें। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, एक बात और, मेरी बेटी होने के कारण किसी अपराधी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। जी रानी माँ। महिला पुलिस कांस्टेबल सुपर्णा को लेने के लिए आगे बढ़ी तो वह ज़ोर से बोली, माँ, अनुपमा, आप दोनों मुझे कभी माफ़ मत करना, कभी भी नहीं। इतना कहकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कांस्टेबल के साथ बाहर निकल गई। रानी माँ और अनुपमा की आंखें भी भर आई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। पुलिस वाले अभिजीत और सुपर्णा को लेकर चले गए। वकील साहब भी उनके साथ ही बाहर निकल गए। उन लोगों के बाहर जाते ही रानी माँ ने मोहन को तेज़ आवाज़ देकर बुलाया और उन्हें दूसरी चीज़ें भी संभालनी थी, इसलिए मोहन को बुलाकर उन्होंने सुजीत बाबू से पेपर पर साइन लेकर उन्हें आज ही रवाना करने के लिए कह दिया। मैं अब इस घर में किसी तरह का भी कचरा बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबको जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। जी सरकार। उस रात अगर उस आदमी ने सही से मारा होता तो यह बंदा आज यहाँ नहीं होता, तो धरती से भी यह बोझ थोड़ा सा हट जाता, मोहन ने खींच कर कहा और सुजीत से बाहर चलने का इशारा किया। तो वह भी आपके प्लान का हिस्सा था? अनुपमा अचानक से चौंकी। नहीं नहीं बेटा, वह मेरा कोई प्लान नहीं था। वह नीच तो अपनी पूर्व प्रेमिका को उसके पूर्व पति के साथ देखकर जलन का शिकार हो गया था, इसलिए वह भड़क गया था। इसीलिए उसने उस पर अटैक किया था। वह सुपर्णा की ना को हाँ में बदलवाने आया था। पता नहीं कब मर्द औरत की ना को ना समझना सीखेंगे। सुजीत चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी अपनी बेटी को पलटकर नहीं देखा। आखिर किस मुंह से अपनी बेटी को अपनी शक्ल दिखाता। अब
अनुपमा अपने माता पिता का घृणित रूप देखकर सकते में थी। उसे अपने माँ बाप से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगले ही पल उसने तय कर लिया कि किसी प्रकार की हताशा को वह अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। कमरे में अब केवल रानी माँ, अनुपमा और अमितेश रह गए थे। अनुपमा गुमसुम सी अमितेश के पीछे खड़ी हो गई, जैसे उसके कुछ कहने का इंतज़ार कर रही हो। रानी माँ भी जब ना जाने किस संकोच के कारण कुछ कह नहीं पाई तो सोफे पर चुपचाप बैठ गईं। 2-4 मिनट तक कोई कुछ भी नहीं बोला। फिर रानी माँ ने ही कहा, सब समाप्त हुआ, सारा खेल अब समाप्त हुआ। अभी कहाँ? अमितेश ने कहा। अब क्या बाकी है? रानी माँ ने पूछा। तो अमितेश अब एक रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, बोला, अभी तो आपको सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाना बाकी है। अमितेश की इस बात पर रानी माँ चौंक कर खड़ी हो गई, बोली, मेरा कौन सा झूठ? मैंने कौन सा झूठ बोला है? आपने सबसे यह क्यों कहा कि आरुषि मर चुकी है? मतलब आरुषि तो मर चुकी है ना, यही सच है, पर यह तो झूठ है। क्या मतलब? रानी माँ की आवाज़ अब धीमी हो गई। शायद वे भी सच कबूलना चाहती थी। मतलब यह कि आरुषि तो कभी मरी ही नहीं थी, वह यहीं है। अच्छा, कहाँ? मुझे तो नहीं दिख रही। ठीक आपके पीछे। अमितेश के ऐसा कहते ही रानी माँ तुरंत पीछे पलटी। उनके पीछे लगे आईने में अनुपमा मुस्कुराई। उसका साया वहीं दिख रहा था, एक फीकी उदास मुस्कान। रानी माँ अब कुछ नहीं बोल पाई। मैं सच का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम सही हो, जो मरी वह अनुपमा थी, आरुषि जिंदा है, रानी माँ ने कहा और थोड़ी सी हैरान हुई और फिर रुक कर बोली, कुछ सच झूठ से भी अधिक खतरनाक होते हैं। तुम यह बात नहीं समझोगे। आप समझाएंगी तो ज़रूर समझ जाऊंगा। बताइए ना। बात सिर्फ मेरी होती तो शायद मैं ऐसा कभी नहीं करती, पर हमारे कारण लाखों घरों का चूल्हा जलता है। काफ़ी सारे लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। जब मेरी बीमारी का सच सबके सामने आया तब सभी ने अनुपमा में अपनी रानी माँ को देखा था और अनुपमा ने यह भरोसा अपनी मेहनत से कमाया था। अब अगर मार्केट में यह खबर फैल जाती कि अनुपमा की मौत हो गई है तो उसके साथ हमारे बिजनेस और हमारे लाखों चाहने वाले उन सभी की भी मौत हो जाती। हम तो फिर भी संभल जाते, लेकिन हमारे लिए काम करने वालों का क्या होता? उन गरीबों का क्या होता? मैंने तो सभी ज़रूरी कागजात में आरुषि के हिसाब से एंट्री भी करा ली थी। मुझे लगा था कि अब इसके हाथ में सब कुछ सौंपकर मैं आराम से मर सकूंगी, चाहे वह मेरी बीमारी की वजह से ही क्यों ना हो। लेकिन रानी माँ की बात सुनते ही अमितेश को ऑफिस में हुई घटना और नायरा अचानक से याद आ गई। तुम तो अनुपमा से पहले मिले भी नहीं थे, फिर तुमने कैसे पहचाना? तुम्हें कैसे पता चला कि यह अनुपमा नहीं बल्कि आरुषि है? रानी माँ ने अमितेश से हैरानी से पूछा। मेरी कला ने मुझे एक ताकत दी है। मैं किसी भी चेहरे के उस भेद को भी देख सकता हूँ जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। इस अनुपमा के भीतर आरुषि को मैंने कई बार देखा। आपने मुझे आरुषि की फ़ोटो दी थी, लेकिन आरुषि तो मेरे सामने भी थी, इसलिए मैं हैरान था और मुझे जानने में देर नहीं लगी कि ये दोनों लड़कियां एक ही हैं। फिर एक दिन आपके फैमिली एल्बम में मैंने असली अनुपमा का चेहरा भी ध्यान से देख लिया था। इसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। मैं अब इतना तो समझ ही गया था कि आप इस पोर्ट्रेट को हॉल में लगाकर अनुपमा और आरुषि के चेहरे की हर असमानता को ख़त्म कर देना चाहती हैं और आप ही इसकी सूत्रधार थी। और आज इसका कारण भी
मैं अच्छे से समझ गया हूँ। थोड़ी देर बाद अमितेश फिर बोला, बस इतना नहीं समझ पाया कि यह सब हुआ कैसे, यानी आरुषि के बदले अनुपमा कैसे गिरी। आरुषि को अनुपमा सबने कैसे और क्यों मान लिया। अमितेश की इस बात पर रानी माँ ने आरुषि की तरफ देखा और वह आगे बोली, सगाई की अगली रात अनुपमा को नानी माँ के साथ किसी डिनर पर जाना पड़ा था। वह घर पर नहीं थी, पर वह अभिजीत के साथ अकेले रहना चाहती थी, इसलिए उसने नानी माँ को मना नहीं किया, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ चल रहा था। उसने एक आइडिया लगा लिया था। उसने मुझे उसके कपड़े पहनकर नानी माँ के साथ जाने को कह दिया था। मैंने उसे मना भी किया था, लेकिन वह कहने लगी कि उसने अभिजीत के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर मैं भी चुपचाप मान गई। आखिर वह मेरी बहन थी। घर के नौकरों और बाकी सभी लोगों को ऐसा ही लगा कि अनुपमा नानी माँ के साथ चली गई हैं, क्योंकि वह दोनों में अंतर पहचान नहीं पाते थे। लेकिन बीच रास्ते में ही नानी माँ ने हमारी चोरी पकड़ ली और हम घर वापस आ गए थे। इसके बाद का तो तुम्हें सब पता ही है। कई जानों को बचाने के लिए हमें यह नाटक करना पड़ा। मरने के बाद भी अनुपमा को जिंदा रखना पड़ा और हमने सबके लिए आरुषि मर गई। मेरे लिए मेरे नाम से अधिक ज़रूरी मेरी नानी माँ का सम्मान और मेरे अपने लोगों की ज़िंदगी है। इसलिए मैंने नानी माँ के कहने पर चुपचाप उनका कहा मान लिया। अमितेश अपलक उसे देखता रह गया और नामालूम कब तक देखता रह जाता अगर रानी माँ उससे अचानक से ना पूछती। तो अमितेश, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? रानी माँ, कुछ झूठ सच से अधिक सच्चे होते हैं, अमितेश ने इस बार कहा। तो रानी माँ ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। फिर धीरे से बोली, अनुपमा, मुझे लगता है अब तुम दोनों को भी आपस में बात कर लेनी चाहिए। और वे यह कहकर कमरे से चुपचाप बाहर चली गई। इसके बाद वे कमरे में दोनों अकेले रह गए। रानी माँ के जाने के बाद वह कुछ देर तक अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अमितेश को घूरती रही, पर बोली कुछ भी नहीं। क्या देख रही हो? इस बार अमितेश बोला, जब तुम सब जानते थे तो कभी कुछ पूछा क्यों नहीं? तुम मुझसे पूछ सकते थे ना। जहाँ भरोसा होता है वहाँ सवाल नहीं होते, यह तो तुम जानती होगी। तो अब वह बोली, तुम्हारे साथ पेंटिंग करनी है, तुम्हारा डांस भी देखना है, और क्या? मेरे साथ मसूरी घूमने चलोगी आरुषि? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और प्लीज़ कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।